उसका आज अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो आज अपन पहले पढ़ते हैं क्या, चालुक्य वंश। कौन सा वंश? चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश कहाँ थे भाई? चालुक्य का वंश है 3 जगह था। तो मैं एक बार मानचित्र से आपको समझा देता हूँ। मानचित्र से समझाने में आसानी रहेगी, आपको स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। तो मैं मानचित्र बनाता हूँ इंडिया का। तो ये इधर अपने नर्मदा नदी चलती है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। और इधर अपनी ये कावेरी नदी जाती है तमिलनाडु में। तो नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी और ये कावेरी नदी। कावेरी और नर्मदा के मध्य ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे? चालुक्य। चालुक्यों का शासन था। जो शुरुआती में चालुक्यों का शासन था वो उनकी राजधानी थी वातापी या बादामी। वातापी या दूसरा नाम क्या बोलते हैं उसको? बादामी बोला जाता। तो ये इधर वाला क्षेत्र है जो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य। फिर ये क्या करते हैं, वातापी के चालुक्यों के बाद यहाँ पर एक कल्याणी के चालुक्य, यानी कि यहाँ पर एक नया वंश आ जाता है। इन्हीं का ही एक वंश होता है जो कल्याणी के चालुक्य के नाम से, कल्याणी का चालुक्य है। जो ये दोनों तो थे पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी क्षेत्र बोला जाए इनको, पश्चिमी क्षेत्र। और एक इनके ही वंश का एक राजा था, उसने इधर पूर्वी दिशा पर, पूर्वी क्षेत्र में, वेंगी में, कहाँ पर? वेंगी में चालुक्य वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार चालुक्यों का शासन कहाँ था? 3 जगह था। भारत में चालुक्यों का शासन कहाँ पर था? 3 जगह था। एक तो वातापी, शुरुआत कहाँ से हुई? वातापी या बादामी से। उसके बाद आते हैं कल्याणी में, और कल्याणी के साथ साथ ही वेंगी में। ये 3 जगह चालुक्यों के वंश का विभाजित थे। और इन विभाजन में पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं भाई चालुक्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम, यानी कि बादामी के चालुक्यों की स्थापना का किसने की थी? पुलकेशिन फर्स्ट। इनकी चालुक्य वंश का बादामी में यानी वातापी में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? वास्तविक संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट हुआ था। और इसने 550 ईस्वी में, कब? 550 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? कि बादामी को। इन बादामी या वातापी को अपनी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी? पुलकेशिन प्रथम ने। कब बनाई थी? 550 ईस्वी में। और इसी वंश का फिर क्या होता है कि इसी वंश का, यानी कि बादामी के चालुक्य वंश का ही शासक होता है पुलकेशिन द्वितीय। स्थापना तो करता है पुलकेशिन प्रथम, फिर उसके बाद जो प्रमुख शासक होता है पुलकेशिन सेकंड। ये एक बड़ा प्रतापी शासक होता है, शूरवीर योद्धा होता है। और इसके शासनकाल कब से कब तक रहा? 609 से 642 ईस्वी तक रहा था। इनका शासनकाल कब तक रहा था? 609 से 642 ईस्वी में तक रहा। और इसके समय उत्तर भारत में हर्ष, इधर वाला ये है ना कन्नौज वाला क्षेत्र और थानेश्वर वाला क्षेत्र में, उत्तर भारत में उस समय हर्षवर्धन कौन शासन कर रहे थे? हर्षवर्धन शासन कर रहे थे। और हर्षवर्धन शासन कर रहे थे, वो दक्षिण की ओर अपना अभियान शुरू किया था।
तो हर्षवर्धन को रोकने के लिए रोका किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर आने नहीं दिया। नर्मदा नदी से इधर ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में ही हर्षवर्धन को रखा, नीचे आने नहीं दिया उनको, यानी कि हर्षवर्धन की क्या कर दी? पराजित कर दिया हर्षवर्धन को। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। तो नर्मदा नदी के पार होने नहीं दिया था। वह इस वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, और उस समय हर्षवर्धन के शासनकाल में भी वैनसांग आया था, और इनके शासनकाल में 641 ईस्वी में भी क्या आया था? चीनी यात्री वैनसांग। इंपॉर्टेंट है कि वैनसांग चालुक्य वंश के किस शासक के काल में आया था? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री वैनसांग आया था। फिर आता है भाई अरबी लेखक। अरबी लेखक होता है तबारी, यानी अरबी लेखक होता है ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने फ्रांस सम्राट, ताबरी के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने फ्रांस का सम्राट होता है खुसरो, खुसरो के दरबार में अपना राजदूत भेजता है। तो फ्रांस का दरबार में शासक होता है खुसरो, और खुसरो के दरबार में क्या भेजते हैं? खुसरो के दरबार में, यानी कि फारसी सम्राट होता है खुसरो, खुसरो के दरबार में अपना राजदूत भेजता। कौन भेजता है? पुलकेशिन द्वितीय भेजता है। और उसके बाद में क्या होता है? पल्लवों और चालुक्यों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और पल्लवों का शासक होता है नरसिंह वर्मन प्रथम। चालुक्यों का, यानी कि पल्लवों का शासक होता है पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट, एक सूरवीर प्रतापी शासक होता है पल्लवों का। और नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध होता है 642 ईस्वी में। और इस युद्ध में क्या होगा कि नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन के हाथों में वो मारा जाता है। और उसके बाद 655 ईस्वी तक, 655 ईस्वी तक तो यहाँ पर कोई शासक नहीं होता है। तो इसके पल्लवों का राजा होता है नरसिंह वर्मन। 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराता है और वातापी पर अपना अधिकार जमा लेता है। यहाँ पर अपना अधिकार जमा लेता है, और अधिकार जमाने के बाद वो अपनी एक उपाधि धारण करता है, वातापी कौंड। उपाधि क्या वो धारण करता है? वातापी कौंड की उपाधि धारण करता है। किसके उपलक्ष्य में? पुलकेशिन द्वितीय को हराने के बाद वातापी पर अधिकार कर लेता है, उसके उपलक्ष्य में ये अपनी उपाधि धारण करता है। तो इस प्रकार नरसिंह वर्मन अपना अधिकार जमा लेता है, पल्लवों का अधिकार में आ जाता है। पर उसके बाद 655 ईस्वी तक तो यहाँ पर कोई शासक नहीं होता, यानी कि 13 वर्षों तक वो सिंहासन खाली रहता है। किसका? चालुक्यों का। फिर उसके बाद उसका पुत्र होता है विक्रमादित्य प्रथम, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र होता है विक्रमादित्य प्रथम, वो शासक बनता है। ये किसका पुत्र होता है? पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र होता है। अब इनके और पल्लवों के मध्य युद्ध होंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र होता है विक्रमादित्य फर्स्ट, और विक्रमादित्य फर्स्ट ने उसने ही क्या किया है? उसने गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से पुनः अपनी शक्ति क्या करता है? संचित करता है, अपनी सफलता प्राप्त करता है, और खोई हुई सफलता अपने वंश का लाज रखता है। तो ये पल्लवों को हराता है। उसके बाद ये विक्रमादित्य फर्स्ट के बाद वहाँ का शासक होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय। कौन होता है? जो साहसी योद्धा होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो शासक होता है कीर्तिवर्मन द्वितीय 745 से 757 ईस्वी तक शासन करता है। और कीर्तिवर्मन को ही
बादामी यानी वातापी के चालुक्यों का अंतिम शासक कहा जाता है। इसी को हराकर राष्ट्रकूट अपना इस पर अधिकार कर लेंगे। देखो, तो चालुक्य वंश का अंतिम शासक किसको माना गया है? कीर्तिवर्मन द्वितीय को माना गया है। इसी के शासक काल में राष्ट्रकूट का शासक होता है दंती दुर्ग। चालुक्य वंश को समाप्त करके इस क्षेत्र में यानी वातापी पर अधिकार कर ले गए, और यहाँ पर कौन करता है? दंती दुर्ग। ये किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना होती है 655 ईस्वी में, 755 ईस्वी में। करने वाला कौन होता है? दंती दुर्ग होता है। किस वंश का होता है? राष्ट्रकूट वंश का। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का एक नए वंश की स्थापना होती है भारत में 755 ईस्वी में। कौन करने वाला? दंती दुर्ग। तो ये वातापी के चालुक्यों पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और इसी का वंश का एक राजा यानी कि 9वीं शताब्दी से कब तक? 12वीं शताब्दी तक ये अपना शासन स्थापित करेंगे कल्याणी में। तो इसकी कुछ विशेषता यानी कि जो वातापी के शासकों की क्या क्या विशेषता रही थी। तो चालुक्यों के समय दक्षिण भारत में जैन धर्म का खूब सारा प्रचार हुआ था। वातापी में खूब सारे जैन धर्म का खूब प्रचार हुआ। तो अपने को इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख, बादामी के चालुक्य वंशियों के इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी अपने ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय के समय एक अभिलेख था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के बारे में कहा जाता है, इसमें लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के समय ये लिखा गया था, और ये किसकी जानकारी अपने को देते हैं? चालुक्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करवाते हैं। ऐहोल अभिलेख किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था, और इसमें दक्षिण ब्राह्मी लिपि में था। दक्षिण ब्राह्मी लिपि। लिखने वाले कौन थे? रवि कीर्ति। इसके लेखक कौन थे? रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल अभिलेख लिखा गया। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। इसमें लिपि कौन सी थी? दक्षिण ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? दक्षिण ब्राह्मी लिपि थी। और ऐहोल को ही क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐहोल को क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर। यहाँ पर मंदिर खूब सारे बने हुए, मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर किसे बोला गया है? ऐहोल को बोला गया है। ऐहोल के अंतर्गत ही क्या एक अभिलेख खुदवाया गया था, रवि कीर्ति ने लिखा था, और संस्कृत भाषा में था। उसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। और इस वातापी के चालुक्यों की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। किसकी? इसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो ग्राम हुआ करती थी। ग्राम के प्रधान को गुवांड, ग्राम के प्रधान को क्या बोला गया था? गुवांड। ग्राम के प्रधान को क्या बोलते थे? गुवांड बोला जाता था, या गामुंड। गुवांड या गामुंड के नाम कहलाते थे। और इनकी चालुक्यों की सेना एकदम परंपरागत रूप से थी, व्यवस्थित थी। और चालुक्य समय, उस समय वातापी के चालुक्य शासक थे, वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उन्होंने जैन धर्म को विशेष रूप से संरक्षण दिया था। उनके राज्य में पारसी धर्म का भी आगमन हो चुका था। तो प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है कि चालुक्य किस वंश के समय पारसी धर्म का आगमन भारत में हुआ था? तो चालुक्य वंश के समय ही पारसी धर्म का आगमन हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहते थे, मैंने बताया रवि कीर्ति, कवि थे रवि कीर्ति। और रवि कीर्ति का उनका निवास किसके यहाँ थे? इनके पुलकेशिन द्वितीय के निवास दरबार में रहते थे ये। इन्होंने ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, ऐहोल अभिलेख की रचना की थी। और चालुक्य के अधीन बादामी, ये वाला बादामी वाला क्षेत्र और पट्टादकल, यानी बादामी वाला क्षेत्र और पट्टादकल की महत्वपूर्ण स्थापत्य का निर्माण हुआ। यहाँ पर स्थापत्य कला का निर्माण हुआ। और पट्टादकल के मंदिरों में लोकेश्वर शिव मंदिर और विरूपाक्ष पापनाथ मंदिर भी प्रमुख है।
चालुक्य शासकों का समय अजंता के कुछ भित्ति चित्रों के बारे में, अजंता की वो है ना गुफाएं, जो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, वहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। तो ये थे अपने चालुक्य वंश, जो कि कहाँ पर थे, वातापी के चालुक्य, यानी कि वातापी के चालुक्य तक था। फिर है ये वातापी के चालुक्य जब हार जाते हैं, दंतेदुर्ग से हार जाएंगे, तो इसी के वंश के एक शासक होंगे, वहाँ ये आके कल्याणी में अपना शासन स्थापित करेंगे। कहाँ पर करेंगे, कल्याणी में। तो अपन लेते हैं पहले अब कल्याणी के चालुक्य, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। चालुक्य वंशों का तीन जगह इनका शासन था। तो अपन पर दूसरा पढ़ते हैं अपने कल्याणी के चालुक्य। अब कल्याणी के चालुक्य है, तो कल्याणी के चालुक्यों का ये अपना कहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। तो ये अब वर्तमान में कल्याणी कहाँ स्थित है, वर्तमान में ये कल्याणी है हैदराबाद। कहाँ पर है, हैदराबाद के पास। वर्तमान में कल्याणी कहाँ स्थित है, हैदराबाद के पास है। इसको राजधानी बनाया है, चालुक्यों ने अपनी राजधानी कल्याणी को बनाया था। वो वर्तमान में कहाँ स्थित है, हैदराबाद के पास है। और कल्याणी के चालुक्यों के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ था। और यहाँ के प्रमुख शासक थे तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर प्रथम, द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, ऐसे खूब सारे राजा हुए थे। उसमें प्रमुख राजा थे विक्रमादित्य षष्ठ और तेलप द्वितीय, इस वंश के प्रमुख शासक थे। तो तेलप द्वितीय यानी कि तेलप ने ही क्या करेंगे, तेलप शासक थे, वंश का शासक था तेलप। यानी कि कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना कौन करता है, तेलप करता है। तेलप ने राष्ट्रकूटों को हराया था। ये तेलप क्या करेगा, राष्ट्रकूटों को हराएगा। किसको हराएगा, राष्ट्रकूट नरेश करक को हराता है। राष्ट्रकूट नरेश कौन होता है, करक। और करक को हराने के बाद 973 ईस्वी में, कब हराया था, 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट का शासक होता है करक द्वितीय, करक सेकंड, राष्ट्रकूट नरेश। राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है करक सेकंड। और करक सेकंड को हराकर तेलप शासक कौन होता है, तेलप। तेलप ने कल्याणी में किस वंश की स्थापना करता है, चालुक्य वंश की स्थापना करते हैं। और चालुक्य वंश की स्थापना के साथ ही कल्याणी वाले क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, चालुक्य वंश। और ये अपना कल्याणी के क्या करता है, मान्यखेत, यानी कि इसकी करक यानी कि राष्ट्रकूटों की राजधानी थी मान्यखेत। और मान्यखेत पर क्या करते हैं, अपना अधिकार जमा लेते हैं। और अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे, ये कल्याणी में बनाएंगे। उसके बाद आता है करक। करक को हराने के बाद ये तेलप था प्रथम, फिर आएगा तेलप द्वितीय। कौन होता है, तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय के बाद सोमेश्वर प्रथम। कौन आएगा शासक, सोमेश्वर, सोमेश्वर फर्स्ट। सोमेश्वर फर्स्ट का शासन काल होता है 1042 से 68 ईस्वी तक। अब सोमेश्वर के समय खूब सारे राजाओं के मध्य ये बड़ी घटनाएं होगी। चोलों के और चालुक्य वंश के बीच में युद्ध होते रहेंगे। तो सोमेश्वर प्रथम के आते ही कल्याणी के शासकों में इतिहास का एक गौरवपूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। और उनके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठम के समय अपने शीर्ष पर पहुंच जाता है। यानी कल्याणी में ये आते हैं सोमेश्वर जी। सोमेश्वर आने के बाद इनके पुत्र होते हैं विक्रमादित्य षष्ठ। कौन होता है, षष्ठ, छठा। विक्रमादित्य कौन सा, छठा। ये किसका पुत्र होता है, सोमेश्वर का पुत्र होता है। और इनके शासनकाल को क्या बोला जाता है कि
वो एक बहुत ही अच्छा और संघर्षपूर्ण था, जिससे कि इन्होंने जीत ही जीत हासिल की थी। तो उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत से कहाँ स्थापित कर ली, ये मान्यखेत राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, उस पर अधिकार कर दिया। तो वहाँ से अपने ये विक्रमादित्य है, षष्ठ है, वो अपनी राजधानी कहाँ लेके आ जाएंगे, कल्याणी लेके आ जाएंगे। कहाँ लेके आ जाएंगे, कल्याणी लेके आ जाएंगे। और इनका विक्रमादित्य और चोलों के मध्य इधर वाला क्षेत्र ये चोलों का था, ये वाला क्षेत्र है चोल वंश थे। इधर ऊपर ये कल्याणी के चालुक्य थे और इधर नीचे चोल थे। तो इनके मध्य क्या होता रहेगा, युद्ध होता रहेगा। 1054 ईस्वी में, यानी कि 1054 ईस्वी में क्या होता है, चोल शासक होता है राजाधिराज। चोल शासक कौन होता है, राजाधिराज प्रथम के साथ कोप्पम, यानी कि कोप्पम के युद्ध में, और कोप्पम को कोलबाल भी कहा जाता है। उसके सोमेश्वर और राजाधिराज प्रथम, चोल शासक होता है राजाधिराज प्रथम के बीच में लड़ाई लड़ी। इसमें वह क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है सोमेश्वर। और पराजित होने पर इसमें परमारों की राजधानी धारा पर भी आक्रमण करके वो पराजित हुआ। फिर इसने सोमेश्वर से क्या किया, परमारों की राजधानी होती है इधर धारा नगरी, मालवा के पास इधर नीचे धारा नगरी को ये बिल्कुल नष्ट कर देते, जला देते हैं। कौन जलाते हैं, चालुक्य शासकों शासक के द्वारा जला दी जाती है। और परमार भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूत कर देते। वहाँ पर शासक कौन था, धारा नगरी में परमार भोज था, और परमार भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। फिर आता है सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र विक्रमादित्य। ये तो सोमेश्वर फर्स्ट की अपनी ये घटनाएं थी। उसके बाद आता है विक्रमादित्य षष्ठ, यानी कि सोमेश्वर का ही पुत्र होता है, कनिष्ठ पुत्र। और इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था और प्रसिद्ध कश्मीर कवि विलन, उस समय प्रसिद्ध एक कश्मीर के कवि थे विलन, इसी के दरबार में रहते थे। विल्हण ये क्या थे, कवि थे। किसके दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका पुस्तक का नाम है विक्रमांक चरित्र। विक्रमांक यानी कि इस पुस्तक का नाम क्या था, विक्रमांक चरित्र। विक्रमांक चरित्र पुस्तक किसने लिखी थी, कवि विलन ने लिखी थी। ये किसके शासनकाल में थे, किसके राज दरबार में थे, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। और विलन के साथ यहाँ पर एक और कवि रहते थे, विज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी। और विज्ञानेश्वर जी ने लिखी इस पुस्तक का कानून की पुस्तक थी। ये क्या थी, कानून की पुस्तक हुआ करती थी। तो इसके दरबार में दो कवि रहते थे, विलन कवि और विज्ञानेश्वर। विलन की पुस्तक का नाम विक्रमांक चरित्र और विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम मिताक्षरा था। क्या था, मिताक्षरा था। नंबर 1, नंबर 2 इनकी पुस्तक ये मिताक्षरा, इनकी पुस्तक विक्रमांक चरित्र। तो ये दो इनके दरबार में कवि रहते थे। फिर उसके बाद आते हैं विक्रमादित्य षष्ठ के बाद सोमेश्वर थर्ड। सोमेश्वर थर्ड होते हैं जो प्रमुख शासकों में माना जाता है सोमेश्वर थर्ड को। तो अपन सोमेश्वर थर्ड के बारे में देखते हैं। सोमेश्वर थर्ड है उस शासनकाल में, यानी कि कल्याणी के चालुक्य में सोमेश्वर थर्ड का क्या स्थान है। देखो, इसको सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न आता है कि सर्वज्ञ के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है। तो सोमेश्वर थर्ड को सर्वज्ञ के नाम से जाना जाता है। तो शिल्प शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ था, शिल्प शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ
उल्लास, मानो उल्लास, मानोसलास, सॉरी, मान सल्लोस है, मानो सोलास, सोलास, मानो सोलास। ये किसके बारे में है? स्थापत्य कला में, स्थापत्य। तो स्थापत्य कला के बारे में सोमेश्वर थर्ड के द्वारा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? सोमेश्वर थर्ड ने ही ये इसकी रचना की थी। तो वो स्थापत्य कला का प्रमुख था। तो स्थापत्य कला के बारे में उसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था मान सोलास, मान सोलास। पुस्तक का नाम, ग्रंथ का नाम क्या है? मान सोलास है। और इस ग्रंथ में अभिलाषी तीर्थ चिंतामणि भी कहा जाता है। इस ग्रंथ को क्या बोला जाता है? अभिलाषी, अभिलाषी, अभिलाषी चिंतामणि, अभिलाषी चिंतामणि ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानसोल्लास, मानसोल्लास ग्रंथ को, जो स्थापत्य कला के बारे में जानकारी या उनके बारे में जानकारी देते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोमेश्वर थर्ड के द्वारा ये लिखा गया था। फिर आता है सोमेश्वर फोर्थ, थर्ड के बाद होता है सोमेश्वर फोर्थ, चौथा सोमेश्वर। सोमेश्वर फोर्थ के बारे में क्या जानकारी है? देखो, सोमेश्वर फोर्थ होता है जो 1181 से 1191 तक, नहीं 99 तक, सॉरी, 1181 से 1199 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। इनका शासनकाल होता है। और इन्होंने कल्याणी के इन्होंने क्या किया कि कल्याणी के पुनर्जीवित किया था, कल्याणी को पुनर्जीवित किया था। और अभिलेखों में इन्हें भुज बलवीर कहा जाता है। अभिलेखों में उसे क्या बोला गया है? भुज बलवीर, भुज बलवीर। तो भुज बलवीर किसे कहा जाता है? सोमेश्वर को, सोमेश्वर चतुर्थ को क्या बोला जाता है? भुज बलवीर के नाम से जाना जाता है। और 12वीं सदी, यानी कि 12वीं सदी के अंत तक इस चालुक्य साम्राज्य का अंत हो गया। और इस क्षेत्र में स्वतंत्र वंश के यादव वंश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण वाले वंश यदु, यानी यादव वंश और काकतीय वंश की स्थापना हुई थी। तो इस क्षेत्र में क्या हो जाती? कल्याणी के चालुक्य वंश की समाप्ति हो जाती है। और इस वाले क्षेत्र में, जो कल्याणी वाले क्षेत्र में है, वहाँ पर यादव और काकतीय, यादव व काकतीय, यादव और काकतीय वंश की स्थापना हो जाती है। तो इस प्रकार ये कल्याणी के चालुक्यों के जो प्रमुख राजा थे। अब उनकी कल्याणी के चालुक्यों की विशेषता क्या क्या थी? तो कल्याणी के चालुक्यों के शासनकाल का निर्मित भवन ऐसे बनाए कि चिकने काले पत्थरों के बहुतायत प्रयोग किया था। यानी कि भवनों में उन्होंने क्या किया? जो भी भवन बनाए थे, भवन में काले पत्थर का प्रयोग किया गया, और वो भी चिकने पत्थर थे, एकदम चमकीले चिकने पत्थर का प्रयोग किया था। और कल्याणी के चालुक्यों का शासनकाल में कन्नड़ साहित्य का काफ़ी प्रगति हुई थी। और कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा कन्नड़ साहित्य, कन्नड़ भाषा, कर्नाटक वाली कन्नड़ भाषा का काफ़ी साहित्यों का प्रगति हुई थी। 10वीं शताब्दी में फिर क्या है? 10वीं शताब्दी महान विद्वान पंपा, उस समय विद्वान थे पंपा, पोन्ना और तथा राणा ने कन्नड़ साहित्य का विकास बहुत योगदान दिया था। यानी कि कन्नड़ साहित्य में, कन्नड़ भाषा में जो साहित्य लिखे गए थे, वहाँ पर कन्नड़ साहित्य के प्रमुख विद्वान थे पंपा, पोन्ना और राणा। ये उन्होंने बहुत योगदान रहा था। इनमें से राणा सत्यसराय के दरबारी कवि थे, राणा थे वो सत्यसराय के दरबारी कवि थे। नागवर्मा प्रथम प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने चंद शास्त्र पर कन्नड़ की सबसे प्राचीन रचना चंदोमुद्धि, यानी उन्होंने क्या लिखा कि चंदोमुद्धि की रचना की। उन्होंने बाण के संस्कृत प्रेम प्रसंग पर आधारित
कर्नाटक कादम्बरी की रचना की थी। बाण की संस्कृत की थी वो कर्नाटक में रचना की थी, उसका नाम है कर्नाटक कादम्बरी। तो इस प्रकार अपने पहले पढ़ा था वातापी के चालुक्य, अब ही पढ़ा अपने कल्याणी के चालुक्य, और एक और चालुक्य वंश रहा था वो वेंगी वाले चालुक्य। अब वेंगी वाले चालुक्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो चालुक्य अपने भारत में जो भी चालुक्य वंश था वो अपने अध्ययन कर लेंगे पूरा। तो अपन देखते हैं वेंगी के चालुक्य। कहाँ के चालुक्य? वेंगी के चालुक्य। अब वेंगी के चालुक्य है तो ये कहाँ थे? वेंगी के चालुक्य। अब वेंगी के चालुक्य थे वो कृष्णा व गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच का क्षेत्र। कृष्णा व गोदावरी, ये देखो इधर कृष्णा नदी, इधर गोदावरी नदी, इनके बीच वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है। इन बीच वाले क्षेत्र में ये वेंगी के चालुक्य स्थित थे। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, वर्तमान में कौन सा? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था वेंगी के चालुक्यों ने। और इसने चालुक्यों ने क्या किया? वेंगी को अपना क्या बनाया? राजधानी बनाई थी। और राजधानी इन्होंने राजधानी वेंगी को बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेंगी के चालुक्य। और वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना विष्णुवर्धन होता है। कौन होता है? विष्णुवर्धन होता है, जो चालुक्य वंशों के से ही ये निकल कर गया है और वहाँ वेंगी में जाकर अपना राज्य की स्थापना करता है। और इसने 621 ईस्वी में, कब? 621 ईस्वी में वेंगी में अपना एक नया वंश की स्थापना करता है, जो वेंगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। फिर इस वंश में एक प्रसिद्ध शासक हुआ था विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य थर्ड ने इस वंश का प्रतापी शासक था, जिन्होंने 844 से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया था। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य को ही माना जाता है। विजयादित्य सप्तम इस वंश का अंतिम शासक था। और इस वंश वेंगी के चालुक्य वंश का विजय सप्तम, विजय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 तक, जो 7 तक विजयादित्य था, तो इन वंश का अंतिम शासक था, वेंगी वंश का अंतिम शासक था विजयादित्य सप्तम, इस वंश का अंतिम शासक था। और इसी की क्या हो जाती है? 1075 ईस्वी में मृत्यु के साथ ही इस वंश की समाप्ति हो जाती है। तो विजय सप्तम की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1075 ईस्वी में। और 1075 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद क्या होता है? इस वंश की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आज अपन जो चालुक्य वंश के 3 जगह थे, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, तो इनके बारे में अपन अध्ययन किया था। जो अपने प्रमुख शासक थे, ऐसे तो खूब सारे शासक थे, परंतु अपने प्रतियोगिता परीक्षा में और कोई भी अन्य परीक्षा में, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं में भी होता है, और जो कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा में जो पर्सन आने की संभावना रहती है, उसके शासकों के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन किया है। और उस पूरा का अपना एक सार मैंने बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझाया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और ये पूरा वीडियो देखेगा तो पूरा एकदम पूरे तीनों चालुक्य, यानी कि बादामी के, कल्याणी के और वेंगी के चालुक्यों को अच्छी तरीके से आप समझ जाओगे। और उसके साथ आप क्या करो, पेन डाउन भी करना, आपको क्या करना है? नोट्स भी बनाना है। नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा याद होगा। और नोट्स के साथ साथ आप मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा याद होगा। मानचित्र की सहायता हमेशा पढ़ना है, तो मानचित्र की सहायता से पढ़ना है। आप कभी भी आपको मुख्य परीक्षा देनी, यानी कि IAS वगैरह है, RS वगैरह परीक्षा होती है,
तो आपको जिस शासक के बारे में पूछा जाता है तो उसको भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप भौगोलिक स्थिति का उसमें लिखोगे तो आपके अच्छे अंक आने की संभावना रहती है। भौगोलिक स्थिति को रहती है तो थोड़ा प्रभावित होता है जो पर्यवेक्षक होता है, कॉपी जांच करने वाला, तो इसको भौगोलिक स्थिति भी पता है। तो मानचित्र की सहायता से पढ़ोगे तो आपको स्थायी मेमोरी में चला जाता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि आप जब भी पढ़ो, यानी कि मोबाइल के द्वारा आप पढ़ोगे तो आपको एयरफोन लगाना ठीक रहता है। एयरफोन के सहायता से पढ़ोगे तो आपकी स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा कि आपको बाहर वाली आवाज़ नहीं आएगी और एकाग्रता हमेशा बनी रहती है, और एकाग्रता बनी रहेगी तो आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही आपको याद होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आज आपको चालुक्य वंश के बारे में पढ़ाया है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसमें कुछ आपको डाउट लग रहा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, जिसका मैं कमेंट बॉक्स में वापस आपको जवाब दूंगा। और हमारा ये वीडियो आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। और विशेष रूप से जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में आएगा उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। जो इस वीडियो को देखेगा तो ये बोर्ड परीक्षा में जो अच्छे अंक लाने की संभावना रहेगी, और वो होमवर्क की साथ साथ में करता रहेगा, यानी कि उनको नोट्स पे लिखता जाएगा। तो आज का वीडियो अपन चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा था। आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और कुछ न कुछ कमेंट करते रहना, जिससे कि हमको भी ध्यान पड़े कि हमारा वीडियो में कितना परिवर्तन लाना है और अच्छा से अच्छा बनाना है। तो हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। और आज के साथ धन्यवाद।